इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये हो गया था। अब देखो नॉन मेटल के साथ भी क्या होगा, वही सीन है सेम। नॉन मेटल के साथ भी हमने क्या करना है, देखो सबसे पहला है हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपने बहुत सारी प्रोसेस की है। इसमें देखो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यानी यहाँ पे भी हमने इलेक्ट्रिसिटी दी है। तो जब H2 + O2 करेंगे तो भी हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे 173 1073 केल्विन पे, तो वाटर बन जाएगा। ठीक है। दूसरा है नाइट्रोजन के साथ, ये हमने किया था ओस्टवाल्ड मेथड में। वहां पे सॉरी NH3 था, और ये N2 + O2 गिव्स 2NO। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे -2। तो नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO बनेगा नाइट्रोजन के साथ। और सल्फर के साथ SO2 बनता है, S + O2। तो यहाँ पे सल्फर की वैलेंसी +4 होती है और ऑक्सीजन की -2 होती है। ठीक है। तो सल्फर के साथ SO2, नाइट्रोजन के साथ NO, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ H2O। ये हमने पहले भी पढ़ा है, तो जनरल ही रिएक्शन है। ऐसे कार्बन के साथ दो कंडीशन है। देखो कार्बन में क्या होता है, अगर आपने ऑक्सीजन को लिमिटेड रखा है, कम अमाउंट में रखा है, तो CO बनेगा। और अगर ज्यादा अमाउंट में रखा है तो CO2 बनेगा, क्योंकि जितना ऑक्सीजन ज्यादा होगा उतना ज्यादा यूज होगा। तो अगर ऑक्सीजन एक्सेस में है तो CO2, लिमिटेड में है तो CO। ठीक है, इसका ध्यान रखना आपने। लिमिटेड ऑक्सीजन तो CO बनता है कार्बन के साथ, और ज्यादा होगा तो CO2। ऐसी फॉस्फोरस के साथ है P4 + 5O2, ये बनता है फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ये हमने उस समय डिस्कस भी किया था, ये व्हाइट फॉस्फोरस होता है। तो व्हाइट फॉस्फोरस क्या होता है, जैसे आप उसे एटमॉस्फेयर में रखोगे, ठीक है, जैसे आपने एटमॉस्फेयर में रखा, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आप मैजिक भी दिखा सकते हो कि जैसे आप व्हाइट फॉस्फोरस को लाए और एकदम से आप बाहर रखोगे, तो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा ये, तो ये एयर के कांटेक्ट में आते ही बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। और इससे जो कंपाउंड बनता है वो बनता है P4O10 या P2O5। एक ही बात है, ध्यान रखना है, दोनों एक ही चीज है। तो किसी बुक में ये लिख देता है, किसी में ये लिख देता है, यानी इसका डायमर ये हो गया। इसके दो कंपाउंड कंबाइंड होके ये बना देते हैं, तो एक ही चीज है। ठीक है। तो ये बर्न होके कंपाउंड बनाता है, व्हाइट कलर का दिखेगा आपको, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। इसी में कई लोग मैजिक दिखाते हैं। तो जितने भी मैजिक होते हैं वो सारे केमिस्ट्री के होते हैं। जिसको केमिस्ट्री का पता है वो उसे पता हो जाएगा कि ये कौन सा केमिकल यूज कर रहा है जिससे अलग अलग चीजें बनती हैं। वो सारा का सारा केमिस्ट्री का है। ठीक है। एक्शन ऑफ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, साइलेंट का मतलब होता है स्पार्क लेस होता है, यानी यहाँ पे लेस एनर्जी आपको देनी है। और तो क्या होगा, O2 ओजोन बना देता है। ठीक है। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तो उसे कहते हैं साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यानी स्पार्क लेस होता है ये। इसका फायदा क्या होता है, देखो ज्यादा देके क्यों फायदा नहीं है, ज्यादा देके इसलिए फायदा नहीं है कि ये ओजोन होता है जो, ये फिर टूट जाएगा। अगर ज्यादा हीट दोगे तो ये ओजोन फिर टूटता है, ऑक्सीजन बना देता है। तो ये दोनों बदलते रहेंगे, तो फायदा कुछ नहीं होगा आपको। ऑक्सीजन से आपने ओजोन बनाया, हाई टेम्परेचर मिलेगा तो फिर ये ओजोन ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है, फिर आपने बनाया फिर ये चेंज हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होने का आपको। ठीक है। तो इसीलिए साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का हम यूज करते हैं, यानी इससे स्पार्कलेस इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, और इसमें लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है मेन एम। अगर ज्यादा होगी सपोज करो तो ये ओजोन फिर टूटेगा और ऑक्सीजन बना देगा, तो हमें कोई फायदा नहीं होने का। ठीक है। तो इसीलिए इसमें साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को हम यूज करते हैं। क्लियर हो रहा है। तो ये ऑक्सीजन का लास्ट स्टेप है। ये देखो, ये आप अभी पढ़ोगे, ये रिएक्शन दोबारा आएगी SO2 की। जब आप H2SO4 बनाते हो तो H2SO4 में क्या होता है, देखो पहले सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके SO2 बना देता है, फिर SO2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके SO3 बना देता है। इसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट यूज करते हैं, ये H2SO4 में आएगा। फिर देखो SO3 है, इसमें आप वाटर मिला दो, ये बनता है H2SO4। ये आपने 11th में पढ़ा होगा एसिड रेन में, इसी से एसिड रेन बनती है।
ठीक है, एसिड रेन का यही तरीका है कि एटमॉस्फेयर में SO3 गैस होती है, ऊपर से क्या होता है, रेन से वाटर आ रहा होता है, वाटर SO3 मिल जाता है और ये बन जाता है H2SO4 और एसिड बन गया। तो जो ये रेन आएगी ये हमारे स्किन को प्रॉब्लम करती, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो वो एसिड रेन हो जाती। तो एसिड रेन का ये फॉर्मूला है, इसका SO2 प्लस O2 ये बनता है SO3 बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये O2 के प्रेजेंस में होगा, तो O2 के प्रेजेंस में SO2 भी बन रहा है और फिर O2 के साथ SO3 भी बन रहा है। और ये अभी हम पढ़ेंगे इसके आगे, इसे कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। तो सिंपल सा देखो मैंने अभी बता दिया, यही मैं आपको कॉन्टैक्ट प्रोसेस में बताऊंगा आगे। इसके अलावा देखो विद अमोनिया, ये हमने किस में पढ़ा था, ओस्टवाल्ड प्रोसेस में, अगर आपको याद हो तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस, उसमें क्या था NH3 और O2 ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, NO बना देते हैं, NO, अगर आपको याद होगा तो। फिर NO क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके क्या बनाता है, NO2, फिर ये NO2 वाटर में मिलके क्या बना देता है, HNO3 बना देता है। ठीक है, तो ये भी एसिड रेन में काम आता है। देखो ये NO2 एटमॉस्फेयर में घूमती रहती है और H2O जैसी वाटर आता है, वाटर NO2 के साथ रिएक्शन करेगा, HNO3 एसिड बनता है, नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड हम पे गिरने लगता है यहाँ पे। तो ये इंडस्ट्रियल एरिया में ज्यादा होता है, तभी कहते हैं कि वो हार्मफुल एरिया होता है, वहां मत जाया करो। या वो हार्मफुल क्यों होता है, क्योंकि वहां पे ये डेंजरस गैस ये हमें हार्म थोड़ी कर रहे हैं, SO3 NO2। आप कहते हो कि जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में हम कहते हैं हार्मफुल गैसेस है, तो ये हार्मफुल का मतलब क्या हुआ कि ये जैसे ही वाटर के साथ कनेक्ट होंगे ये क्या करते हैं, एसिड फॉर्मेशन कर देते हैं, और एसिड फॉर्मेशन करने से ये इनडायरेक्टली हमें फिर क्या करेंगे, डैमेज करते हैं। ये आपने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ा था क्लास 11th में, अगर आपको याद हो तो इसे कहते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस। अब है HCl, देखो HCl ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा तो Cl2 गैस निकलती है और H2O फॉर्म होता है। ये आप आगे पढ़ोगे 17 चैप्टर में, ये है मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन। अगर आपको क्लोरीन बनाना है तो HCl में ऑक्सीजन को पास आउट कर दो 700 केल्विन टेम्परेचर और CuCl2 के प्रेजेंस में। नेक्स्ट इसमें आता है कार्बन सल्फाइड CS2, इसमें अगर हम ऑक्सीजन गैस को पास करेंगे तो दोनों के ऑक्साइड बन जाते हैं, CS2 है तो C का भी ऑक्साइड बन जाएगा CO2, सल्फर का भी ऑक्साइड बन जाएगा SO2, यानी ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में होनी चाहिए, ज्यादा अमाउंट में डालोगे तो दोनों के साथ ऑक्साइड बन जाते हैं, तो C के साथ CO2, S के साथ SO2। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है मेटल सल्फाइड, ये आपने पढ़ा था रोस्टिंग में, अगर आपको ध्यान हो तो रोस्टिंग में है। रोस्टिंग में क्या होता है, ये रोस्टिंग वाली प्रोसेस दे दी है। देखो मिक्सचर है, पी ब्लॉक का अलग से कोई स्टैंड नहीं है, ये कई चैप्टर का मिक्सचर है, तो ये आपको रिवीजन करा देता है सारी चीज को। देखो आपने रोस्टिंग में पढ़ा था कि कोई भी सल्फाइड होगा और HgS हो गया, सल्फाइड है, तो अगर हम उसे ऑक्सीजन पास करेंगे तो वो उसके ऑक्साइड में चेंज होता है और SO2 गैस निकलेगी। तो इन दोनों में यही है, HgO बनेगा, ऑक्साइड बनेगा और SO2 गैस रिलीज हो जाएगी, तो ये रोस्टिंग है। ठीक है, ये सारे के सारे मैक्सिमम आपने देखो पढ़े हुए हैं, कोई मैंने अलग से आपको नहीं बताया। तो पी ब्लॉक है जनरली मिक्सचर है, अलग से इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको, जितने चैप्टर आपने पढ़े हैं उसी का कंक्लूजन आपको मिलता जाएगा, यानी रिवीजन होगा आपको बस। एक है देखो ये हाइड्रोकार्बन, ये भी आपने पढ़ा कि जब भी कोई हाइड्रोकार्बन होगा अगर आप उसे बर्न करोगे तो फिक्स है CO2 और H2O बनता है, चाहे कोई भी हाइड्रोकार्बन हो जाए दुनिया में, तो एक ही चीज बनती है बस, CO2 और H2O बनता है, और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, रिलीज होती है, यानी कंबशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक होती है। कोई भी हाइड्रोकार्बन ले आओ, ठीक है, XYZ, आप इथीन ले आओ, ट्रिपल बॉन्ड वाला ले आओ, चाहे आप डबल बॉन्ड वाला ले आओ, या आप सिंगल बॉन्ड वाला ले आओ, या बेंजीन ले आओ, C6H6 ले आओ, कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा अगर आप उससे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे तो आप आंख बंद करके क्या लिख सकते हो, CO2 प्लस H2। तो ये जनरल रिएक्शन है। ठीक है, ये भी आपने पढ़ी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब आपने को पढ़ाया गया होगा या हाइड्रोकार्बन में तो वहां पे ही आ जाता है। ठीक है, ये 11 का ही है। तो बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई रिएक्शन में, नो एनी डाउट? सर। हाँ, तो ये रिवीजन भी थोड़ा करोगे आप तो क्या होगा, ये एक बार आपने पढ़ी हुई चीजें हैं, दोबारा पढ़ोगे तो आपको उसका अच्छा नॉलेज हो जाएगा, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी रिएक्शन में भी,
क्योंकि कई रिएक्शन आपको देखो टेक्निक बताई है, उसी को फॉलो करते जाओगे तो जनरल में आपको हर एक रिएक्शन का समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब नेक्स्ट इसमें आता है, नेक्स्ट वन इज ओजोन। ओजोन के लिए देखो, ये ओजोन आ गया आपके पास। ओजोन में जैसे मैंने बताया कई रिएक्शन ऑक्सीजन वाली है, जो हमने ऑक्सीजन की रिएक्शन पढ़ी थी वही ओजोन में आ जाएगी। जैसे पहली चीज है कि इसके एलोट्रॉप्स होते हैं, यानी ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स क्या होंगे, ऑक्सीजन हो गया O2 और O3 हो गया ओजोन। तो ओजोन ट्राइएटॉमिक फॉर्म में होता है हर हमेशा। अब क्या होगा, जैसे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, इसमें ऊपर से अल्ट्रा वायलेट लाइट पड़ती है, अल्ट्रा वायलेट यानी यूवी लाइट पड़ती है सनलाइट से। तो जो ऑक्सीजन होती है ये किस में चेंज हो जाती है, ओजोन में हो जाती है। तो इसी तरीके से ओजोन बनता है। जो एटमॉस्फेयर में ओजोन बनता है उसका एक रीजन ये भी है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस होती है, जो सनलाइट होता है, सनलाइट से आपको पता है यूवी रेज होती है जो, वो सनलाइट से आती है। तो जैसे ही ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगी ये रिएक्ट करेगा और क्या बना देता है, ओजोन बना देता है। और ये ओजोन क्या करता है, इस यूवी लाइट को नीचे नहीं आने देता है। ध्यान रखना, ये ओजोन की जो लेयर होती है ऊपर, ये ऊपर से रोक देगा, फिर यहां से ये इस यूवी लाइट को कहाँ नहीं आने देगा, अर्थ में नहीं आने देगा। नहीं तो क्या होगा, प्लांट और एनिमल लाइट और स्किन प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये यूवी लाइट अर्थ में आ गई तो। ठीक है, तो इसीलिए ये हार्मफुल होती है, इसको रोकने के लिए ओजोन लेयर ही होता है। आपने पढ़ा होगा ओजोन डिप्लीशन, तो ये ओजोन वाला चैप्टर भी आपने उसमें पढ़ा होगा। ठीक है, तो O2 से ही क्या बनता है, O3 बनता है, पहली चीज। अब ये डिप्लीशन कैसे होता है, तो डिप्लीशन के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, जैसे आपको, जैसे हम कहते हैं कि एरोप्लेन या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, और ये सुपरसोनिक चीजें होती हैं, यहाँ से गैसेस निकलती हैं। हम कहते हैं ना कि ये गैसेस हार्मफुल होती है। तो हार्मफुल का क्या रीजन है, जैसे सुपरसोनिक वगैरह से NO गैस निकलती है। अब NO गैस O3 के साथ रिएक्शन करेगी और NO2 और ऑक्सीजन बना देती है। तो जो एटमॉस्फेयर में ओजोन था ना वो खत्म होता जा रहा है। तब हम कहते हैं कि इसका क्या, ये हार्मफुल है हमारे लिए। तो हार्मफुल कैसे है, इससे जो गैस निकलती है ये रिएक्शन करती है, तो ये ओजोन के साथ रिएक्शन करेगी और NO2 बना देगी और ऑक्सीजन गैस हो जाएगा। तो ओजोन क्या होता जाएगा, डिप्लीशन होता जाएगा, खत्म होता चला जाएगा। ठीक है, तो पहला है इस तरीके से हो रहा है। दूसरा, जब हम फ्रिज में यूज करते थे CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी आपने पढ़ा होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, ये फ्रिजेस में आते थे पहले, जो फ्रिज होते हैं हमारे यहाँ, उससे ये गैस निकलती थी। फिर उन्होंने देखा कि मेन रीजन क्या है, फ्रिज की वजह से हो रहा है। तो अब जो फ्रिज आते हैं कुछ टाइम पहले से, उसमें ये गैस नहीं निकलती है, तो ये बनती है Cl2CF2, इसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये जैसे इसमें लाइट पड़ती है तो क्या होता है, ये Cl बनता है। मैंने कहा था ना मेन डैमेज ये करते हैं Cl, ये फ्री रेडिकल बन गया। अब ये ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनता है, ClO डॉट यानी फ्री रेडिकल और O2। तो इसने क्या किया, ओजोन को ऑक्सीजन में चेंज कर दिया। तो CF2Cl2 यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसको चेंज कर देगी, O3 को ऑक्सीजन में चेंज कर देगी। तो ये भी डिप्लीशन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही थी। तो ये भी आपने पढ़ा होगा कि बहुत ज्यादा, और एक होल भी बन चुका है अटलांटिका के ऊपर। तो इसका मेन रीजन क्या है, इन्हीं की वजह से, रेफ्रिजरेंट वगैरह जो होते हैं वहां से ये निकलता है। अब हालांकि जो फ्रिज आते हैं उसमें ये गैस नहीं निकलती, क्योंकि जब स्टडी करी और उन्होंने देखा तो फिर इसको तुरंत ही रोकना पड़ा उन्हें। हालांकि ये ठंडा अच्छा करता है, लेकिन हमें बेनिफिट नहीं देखना है, उससे जो हार्मफुल हो रहा है उससे भी बचना है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, ये ClO टूटता है Cl डॉट और O डॉट में, फिर Cl डॉट और O डॉट मिलके ऑक्सीजन बना देते हैं। फिर ये Cl डॉट बन गया, फिर ये दोबारा ओजोन को क्या करेगा, यहाँ से डैमेज करेगा। तो ये रिसाइकलिंग होती जाती है, फिर ये रिएक्शन होगी, फिर Cl डॉट बनेगा, फिर थोड़ी सी भी अमाउंट होगी तो ये क्या करेगा, ज्यादा हार्म कर सकता है। तो ये दूसरा है जो ओजोन लेयर को डिप्लेशन कर रहा है। एक ये हाइड्रोक्साइल OH वाला, OH डॉट,
ये भी ओजोन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन में चेंज करता है, HOO डॉट हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ से निकलती है? ये सुपरसोनिक से, एरोप्लेन से, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से ये सारी गैसेस निकलती है। और CFC किससे निकलता है? फ्रीज से निकलता है आपके पास। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। और ये हमारे एटमॉस्फेयर को इस तरीके से हार्म करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें, ये अवेयरनेस है ताकि लोगों को पता चले और ये यूज ना करे ज्यादा। अब ये जैसे मैंने अभी आपको बताया, O2 है, यहाँ पे भी साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का यूज करते हैं। ये रिवर्सिबल होती है, देखो रिवर्सिबल है, एक दूसरे में चेंज हो जाती है। जैसे मैंने अभी कहा था आपको, अगर इसको ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो O3 भी टूट के O2 में चेंज हो जाएगी। ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो जो ओजोन होगी वो किस में चेंज हो जाती है? O2 में। इसीलिए हम यहाँ पे साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का यूज करते हैं। ये स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, जिससे क्या होता है, कम अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेस हीट प्रोड्यूस होती है। और लेस हीट की वजह से क्या होगा? O3 बनता है। अगर आपने ज्यादा हीट दे दिया तो ओजोन फिर क्या होगा? बैक टू ऑक्सीजन। ज्यादा हीट दोगे तो ओजोन से फिर ऑक्सीजन बन जाएगा। तो इसीलिए हमें कम हीट इसमें देनी पड़ती है। तो इसीलिए हम इसे एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यानी स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जिससे लेस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो ये मीनिंग समझ जाना, क्योंकि ये आएगा तो एनसीईआरटी में इसका कोई मीनिंग नहीं है, उसमें सीधा लिखा रहता है साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, तो इसमें एक आता है ओजोनाइजर या ओजोनाइड ऑक्सीजन कहते हैं। देखो, एक तो हो गया ओजोन और एक होता है ओजोनाइड, ओजोनाइड ऑक्सीजन। अब आपको इन दोनों में कंफ्यूजन होगा कि मैं कह रहा हूं ओजोनाइड ऑक्सीजन बन रहा है या ओजोन बन रहा है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब आप ऑक्सीजन को लेते हो तो ये 100% होता है। जब आप ये रिएक्शन कराओगे तो आपको पता है कि कोई भी चीज 100% तो चेंज होती नहीं है। तो जो ओजोन बनता है ये लगभग 10% के आसपास बनता है, 10 के आसपास बनेगा। बाकी तो ऑक्सीजन है। तो हम इसको कह देते हैं, यहाँ पे जो चीजें बनेगी इसे कहते हैं ओजोनाइड, यानी ओजोन है इसमें लेकिन है ये ऑक्सीजन टाइप का, यानी ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है, तो इससे हम कह देते हैं ओजोनाइड ऑक्सीजन। यानी ओजोन तो बन गया लेकिन इसमें ओजोन की कंसंट्रेशन केवल 10% है, बाकी तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो बहुत सारा होगा और ओजोन जो फॉर्म हो रहा है वो कम अमाउंट में हो रहा है, तो इसीलिए हम उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं ओजोनाइट ऑक्सीजन। ध्यान रखना, यानी ऑक्सीजन में ओजोन की परसेंटेज है और जनरली फिर हम उसी को ओजोन कह देते हैं। ठीक है, लेकिन ओजोनाइट ऑक्सीजन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यानी इसमें 10% क्या होता है? ओजोन होता है, बाकी पूरा ऑक्सीजन होता है। क्लियर है? तो ओजोनाइड का मतलब ओजोन होना चाहिए, उसमें ओजोन है लेकिन ऑक्सीजन की क्वांटिटी उसमें ज्यादा है, तो ओजोनाइड ऑक्सीजन ओजोन हो जाता है। क्लियर है? बताओ, इज इट क्लियर? यस या नो रिप्लाई करना मुझे। किसी को सर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी पूछ सकता है। नो प्रॉब्लम? सर हाँ, सर एक लास्ट बार एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा? ओजोन वाला? यस सर। ओजोन में देखो दो है, एक तो ओजोनाइड ऑक्सीजन है और एक इससे पहले का है। कौन सा करना है शुरू से? नो सर, शुरू से नहीं। अच्छा, ये ओजोनाइड वाला ना? यस सर। ठीक है, देखो इसमें ओजोनाइड में क्या होता है कि ओजोन ऑक्सीजन से ज्यादा बनता है। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं जब, तो हम यहाँ पे ओजोन में क्या करते हैं, देखो ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब O2 O3 में भी चेंज हो रही है, फिर O3 डिकम्पोज होके O2 बनाते रही, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइलेंट वर्ड यूज करते हैं, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यानी हम इलेक्ट्रिसिटी तो दे रहे हैं लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज किया साइलेंट का। इसका मतलब सीलेंट वगैरह इसको प्रोनाउंस करते हैं वैसे। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका मतलब क्या हुआ, इसको हमने क्यों यूज किया यहाँ पे? इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये क्या होता है, स्पार्कलेस होता है, स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए थी उससे हम इसकी इलेक्ट्रिसिटी को कम कर देते, दबा देते हैं। जैसे आप कोई चीज करते हो तो हम क्या करते हैं,
कोई आवाज करते हैं तो हम उसकी आवाज को थोड़ा दबा देते हैं, यानी जैसे साउंड हो रहा है तो हम उसको स्पीकर को हाथ रख के उससे कम कर देंगे। तो यहाँ पे भी हम इसको क्या करते हैं, जितनी इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए तो उसको हम कम कर देते हैं। ठीक है, लेस हीट प्रोड्यूस होता है। और लेस हीट प्रोड्यूस क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि जो ओजोन होता है, अगर आप ज्यादा हीट दोगे तो ये ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगी, तो आपने बना के कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, ओजोन को बना के क्या फायदा है, जब ये फिर से टूट के क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बन जा रहा है, तो हम इसमें कम हीट को रखते हैं, मेंटेन करेंगे। अगर हीट ज्यादा हुई तो ये ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। अब आपने 100% लिया, लेकिन 100% का 100% तो चेंज नहीं होता, क्योंकि तो रिवर्सिबल है। तो देखा गया है इन जनरल कि 10% ही ओजोन बन पाता है, बस केवल 10% ही ओजोन बनेगा। तो बाकी क्या है, 90% तो ऑक्सीजन है इसमें और 10% ओजोन है। ठीक है, तो इसे हम कह देते हैं यहाँ पे ओजोनाइट, यानी कि ओजोनाइट यानी ओजोन बना है लेकिन है ये ऑक्सीजन ही। तो ओजोनाइट ऑक्सीजन हम इसे बोल देते हैं, यानी जिसमें 10% ओजोन है, बाकी 90% ऑक्सीजन है, तो उसे हम कहेंगे ओजोनाइट, ओजोनाइट ऑक्सीजन। फिर इसको ले जाते हैं हम, देखो इसको जो ओजोन है इसको हम ले जाते हैं एक बैटरी के पास, उसे कहते हैं ओजोनाइजर, और वहां से हमें फिर क्या मिलता है, प्योर ओजोन मिलता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 161 केल्विन, और उससे हम फिर कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं। पर मेन क्या है इसमें, ये ओजोनाइड वाला ये वर्ड पूछा जाता है, ओजोनाइट, और एक ओजोनाइजर यानी जिससे ओजोन बन रहा है, और एक है सिलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यानी जिसमें लेस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ओके, अब देखो एक आध पॉइंट और देखते हैं इसमें। एक है स्ट्रक्चर का। अब ये स्ट्रक्चर भी आपने क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, SO2 या O3 का। O3 उसमें चलता है, देखो ओजोन का ऐसे चलेगा, ये चलेगा। ओजोन आपने बनाया भी होगा, ओजोन होता है केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। अब ऐसे में क्या होता है, ये प्लस चार्ज होता है जनरली, ये माइनस चार्ज होता है, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो जाता है। रेजोनेंस कैसे होगा, देखो रेजोनेंस पढ़ा आप लोगों ने, बताओ किसी ने पढ़ा है रेजोनेंस को? तो ये सब 11th के है, तभी मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सारा रिवीजन करवा दूंगा, शुरू से लेके लास्ट तक के सारे बेसिक पॉइंट आ जाएंगे हमारे साथ साथ, उसे याद रखना। तो मैं बीच बीच में आपको उसको डिटेल में समझा दूंगा। अब देखो जैसे ओजोन बनाया आपने, तो इन जनरल डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसमें प्लस चार्ज, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसमें प्लस चार्ज, इसमें माइनस चार्ज आ जाता है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब होता क्या है रेजोनेंस में, कि इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है तो ये घूमता रहेगा, ये अपनी जगह पे रुकता नहीं है, तो इसने यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इसके पास ज्यादा हो गया, तो इसने कहा भाई एक काम करो, तुम अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लो, ये 1 को कहा, 2 ने, और 3 ने डोनेट किया 2 को। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें डबल बॉन्ड आ गया, अब इसकी कंडीशन पहले जैसे हो गई, और यहाँ पे क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके पास अब 6 हो गए, तो इसमें नेगेटिव चार्ज, और ये तो बीच का सेम रहेगा। तो ये होता है रेजोनेंस। अब जब हम इसे ये रेजोनेंस शो कर रहे हैं, जनरली जब हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, तो जो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसको हम डॉट से दिखा देते हैं, डॉट से, ये इसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ये। ठीक है, इसका मतलब यहाँ भी जा रहा है ये, यहाँ भी जा रहा है ये, तो उसको डॉटेड से दिखा देते हैं, इसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, ओजोन का। क्लियर हुआ? इन जनरल वे में अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, ओ डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, ये ओजोन का इन जनरल स्ट्रक्चर है। क्लियर? बताओ यस नो, कोई डाउट है किसी को इसमें? ये केमिकल बॉन्डिंग से हमने बताया है, उसमें भी क्या स्ट्रक्चर वगैरह हम डिस्कशन करेंगे आगे, तो मैं आपको उसमें विस्पर थ्योरी से बता दूंगा किसी का भी स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ठीक है, तो वहां पे हम आपको बताएंगे, कोई भी कंपाउंड का आप स्ट्रक्चर तुरंत बना सकते हो, किससे, वेस्पर थ्योरी से। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, लास्ट टॉपिक है आज का। फिजिकल में क्या होगा, देखो ये पेल ब्लू यानी लाइट ब्लू कलर की गैस होती है, और इसमें स्ट्रॉन्ग
करेक्टरिस्टिक स्मेल आती है, यानी ओजोन की एक स्पेशल स्मेल होती है, जैसे अमोनिया की स्मेल होती है, और रोटन एग वाली स्मेल होती है। अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो H2S होता है जो, इसमें रोटन एग का स्मेल आती है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऐसे ही ओजोन की भी एक करेक्टरिस्टिक्स, इसकी अपनी स्मेल होती है, उसको देख के आप पहचान जाओगे। ठीक है। और इसमें बाकी मैंने ये तो बता ही दिया आपको। बॉइलिंग पॉइंट होता है 161 केल्विन। ये भी अलग अलग कंडीशन में होता है। वायलेट ब्लैक सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट 80 केल्विन, ब्लू में 161। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1.67 टाइम्स हैवियर होता है एयर के, ये ध्यान रखना, एयर से ज़्यादा हैवी होता है। ओजोन एयर से ज़्यादा हैवी होता है। और वेपर डेंसिटी 24 होता है, ये तो हम निकाल सकते हैं। वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलर मास आ जाता है उसका। ठीक है। और वाटर में लेस सॉल्युबल होता है, वाटर में लेस सॉल्युबल होता है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होता है। यानी क्योंकि ऑर्गेनिक है, O3 क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आयनिक तो है ही नहीं। तो आयनिक नहीं है, ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होगा, क्योंकि ये क्या है, नॉन पोलर है इन जनरल। जो नॉन पोलर वाले होते हैं वो नॉन पोलर यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होंगे। और जो पोलर नेचर वाले होते हैं या प्लस माइनस चार्ज वाले होते हैं वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। तो आप देख के भी बता सकते हो कि ये वाटर में डिसॉल्व होगा या नहीं होगा। ठीक है। और ओजोन क्या होता है, डाई एटॉमिक होता है। और ऑक्सीजन तो हमें पता ही, देखो डाई ऑक्सीजन लिखा है यानी ऑक्सीजन ही है, पैरामैग्नेटिक होता है। डायमैग्नेटिक का मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो डाई मैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा पैरामैग्नेटिक, और जिसमें नहीं होगा वो डायमैग्नेटिक। क्लियर। तो कल हम 9 o'clock में मिलेंगे, और उसमें आपको अगर कोई चीज नहीं आई है तो उसे दोबारा पूछना आप मुझे, या कोई कॉन्सेप्ट जो पहले का भी है उसको मैं रिवाइज करवा दूंगा आपको। ठीक है। 11th का भी और 12th का भी। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग वैसे भी फास्ट ही चल रहे हैं। इसके अलावा इसको छोड़ के बाकी 2 चैप्टर हैं वो बहुत छोटे हैं, उसमें टाइम नहीं लगने का आपको। बायोमोलिक्यूल्स है, हेलो एल्केन्स है, और वो फिनॉल है, उसमें 3 days है मैक्सिमम बस, या 4-5 days। अगर मैकेनिज्म भी बताऊंगा मैं आपको पूरा, तो भी 5-6 days में कंप्लीट हो जाएगा। सबसे बड़ा यही है बस। ठीक है। तो आपको जितना इसमें बेसिक पूछना है आप पूछ सकते हो उससे। तो मैं ऑफ कर रहा हूँ यहीं पे। बाय बाय।